क्लास 8 रैपिड रिवीजन। और आज हम पढ़ने वाले हैं मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर द मेकिंग ऑफ अ नेशनल मूवमेंट। दोस्तों, हमारी हिस्ट्री की बुक का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में हम जानते हैं हमारे देश की आजादी के पीछे की जुड़ी कहानी। मात्र अगले 15 मिनट के अंदर इस चैप्टर से जुड़े हर कॉन्सेप्ट को जो पेपर में पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट है, आपके सामने मैं परोस देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कौशिक एंड चलिए आज के इस रैपिड रिवीजन को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं 1857 के बाद की। 1857 की क्रांति आप सबको याद होगी, हमने पढ़ी है कैसे 1857 में रिवोल्ट हुआ था। 1857 के रिवोल्ट के बाद सब लोगों को यह बात भारत में समझ में आ जाती है कि कैसे अब हमें जरूरत है कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस की जो हमें बचा सकते हैं, क्योंकि हम इनसे लड़ भिड़ के तो आजादी नहीं ले सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके पास हमसे बेटर हथियार है, बेटर एम्युनिशन है, तो इनको ऐसे हराया नहीं जा सकता, हमें इन्हें पॉलिटिकली हराना पड़ेगा। तो पॉलिटिकली हराने के लिए शुरुआत होती है कुछ पॉलिटिकल फॉर्मेशंस की। क्यों होती है ये? क्योंकि लोगों को समझ में आ जाता है कि भारत के जो हम लोग हैं ना, ये जो लोग हैं, ये जो भारत है, ये हम लोगों से बनता है, चाहे हम किसी भी कलर के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, लेकिन ये भारत हमारा है, इन अंग्रेजों का नहीं है। सबको समझ में आ गया? वेरी क्लियर, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद लोगों को समझ में आता है कि कैसे ये अंग्रेज जो है ना, ये हमारे देश के जितने रिसोर्सेज हैं, चाहे हमारे देश की ट्रेजरी, कॉटन, प्लांट्स, स्पाइसेस, रेलवे, हर चीज से हमारे देश को लूट रहे हैं। द ड्रेन ऑफ वेल्थ इज गोइंग ऑन, पैसा हमारे देश का लूटा जा रहा है। तो ऐसे में जरूरत थी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस की। 1870 से 1880 बेटा, इस चैप्टर में जो ध्यान से कॉपी पेन लिया और जो ईयर में बोलूं वो ईयर लिखते जाना, क्योंकि यहां से ईयर्स पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से ईयर्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, लिख लेना। आया 1870s के बाद, ये नहीं लिखना, 1870s के बाद कुछ पॉलिटिकल फॉर्मेशंस शुरू होती हैं। सबसे पहली 4 पॉलिटिकल फॉर्मेशंस का नाम याद रखना है। पूना सार्वजनिक सभा, नाम से पता चलता है पुणे की साइड की थी। इंडियन एसोसिएशन, नाम इसका इंडियन एसोसिएशन है, लेकिन है ये बंगाल की, है ना, बंगाल में स्पेसिफिक थी ये। मद्रास महाजन सभा, मद्रास की, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे की। क्या पता चल रहा है? सिंपल बात पता चल रही है कि ये सब थोड़ी रीजनल है, एक इंडिया लेवल की नहीं है, रीजनल है। अब ये चारों पॉलिटिकल एसोसिएशन बन तो रही थी, इन चारों का बेसिक काम था अपने अपने एरिया में इंडियंस की पोजीशंस को बढ़ावा देना, लेकिन ये कुछ खास कर नहीं पा रही थी। और इन सब से फ्रस्ट्रेट होकर, इरिटेट होकर अंग्रेज कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हमारे देश में आजादी की चिंगारी भड़क जाती है। वो करते हैं 2 एक्ट। पहला लेकर आते हैं वो 1878 का द आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट कहता था कि अब किसी भी इंडियन के पास आर्म्स रखना, यानी कि वेपन्स रखना अलाउड ही नहीं है, बहुत स्पेशल परमिशन चाहिए तो रख पाओगे, वरना नहीं रख सकते। दूसरा, वर्नाकुलर, पता है इससे ज्यादा लोग इस पे निराश थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहता था कि अब आप किसी भी भाषा में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते। सो देयर वाज अ कंट्रोल ऑन द प्रेस। अब प्रेस कंट्रोल्ड है, तो ऐसे में लोग हो गए बहुत ज्यादा निराश, और बहुत निराश लोग हो जाते हैं तो बनती है एक ऐसी पॉलिटिकल एसोसिएशन जो पूरे भारत की इतिहास को बदल देने वाली थी। वो थी द ऑल इंडिया कांग्रेस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है 1885 में, जब 72 डेलीगेट पूरे इंडिया से आके, डेलीगेट समझते हो, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, अपने अपने एरिया के नेता हैं, ये सब आके वहां पे मिलते हैं और शुरुआत होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसमें बेटा जो नाम तेरे को याद रखने हैं देख ले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबाजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त और एस सुब्रमण्यम अय्यर। इतने नाम बेटा बिल्कुल ध्यान से याद रखना, सबका फोटो दे दिया है। मेनली सब बम्बे और कलकत्ता रीजन के थे। यहां तक सबको क्लियर हो गया? चल बेटा अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक एकदम मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है, चल आगे आजा फटाफट। अब नेशन की शुरुआत होती है। दोस्तों, कांग्रेस अपने पहले 20 सालों में बड़ा अलग तरीका अपनाती है। प्रेयर और क्या करती है? पिटीशन, प्रेयर पिटीशन, प्रेयर पिटीशन। मतलब वो मानते थे कि अंग्रेज बड़े लॉजिकल लोग हैं, भैया वेस्ट से आए हैं, इतने अच्छे इनके कॉन्सेप्ट हैं, तो अगर हम इनसे प्रेयर और पिटीशन करेंगे तो ये हमारी बात मान जाएंगे। प्रेयर पिटीशन करते रहे 1885 से 1905 तक। इनकी डिमांड क्या थी? डिमांड बड़ी सिंपल थी कि भैया इंडियंस को एक तो हाई गवर्नमेंट पोजीशंस पे दो, और दूसरा सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है इंडिया में कराओ। और इसके अलावा उन्होंने कुछ इकोनॉमिक इश्यूज के, भैया हमारे आपने भारत के लोगों पे इतने टैक्स काहे लगा रखे, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। पर हुआ क्या, 1907 में जाके कांग्रेस ही टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि कांग्रेस के जो आधे लोग थे उन्हें लगता था अबे ये क्या तरीका है, जब देखो प्रेयर पिटीशन करते रहते हो, हमारा देश है भैया, हम किसी से कम है, आओ हम लड़ाई करेंगे इनसे, डरते हैं किसी से। और इनमें 3 बहुत बड़े नाम आते हैं, 3 बहुत बड़े नाम आते हैं, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी शॉर्ट में जाना जाता है। ये 3 को कहा गया रेडिकल्स या एक्सट्रीमिस्ट। और जो पहले के ये 7 लोग थे इन्हें कहा गया मॉडरेट्स के। भैया इनका तरीका बड़ा मॉडरेट था, यानी कि समझते हो ना, एकदम सॉफ्टी तरीके से काम करते थे। ये थोड़े तेज तर्रार थे, भैया हम लड़ झगड़ जाएंगे। अब ये यहां पे लड़ झगड़ तो रहे हैं,
लेकिन अब जैसे ही अंग्रेजों को पता चलता है अच्छा ये अपनी पॉलिटिकल फॉर्मेशन बना रहे हैं ज्यादा तगड़ी, हम किसी से कम हैं के, वो कर देते हैं 1905 में बंगाल का पार्टीशन। यानी कि बंगाल जो कि सबसे बड़ा और सबसे रिच रीजन था हमारे भारत का, उसको बेस्ड ऑन धर्म कि यहां के हिंदू थोड़े ज्यादा हैं, यहां पे मुसलमान थोड़ा ज्यादा है, बांट देते हैं। ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, यही पता है ना आज के टाइम पे भारत में वेस्ट बंगाल है, ईस्ट कहां है? बांग्लादेश है। वो पहले क्या था हमारा, वो हमारा ईस्ट बंगाल हुआ करता था। तो दोस्तों ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल वो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट। लॉर्ड कर्जन 1905 में ये करते हैं, इससे पूरे भारत में लोग भड़क जाते हैं और 1905 में शुरुआत हो जाती है किसकी? द स्वदेशी मूवमेंट की। याद रखना स्वदेशी मूवमेंट का अभी तक कोई लीडर ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी अभी नहीं है, आए नहीं है। स्वदेशी मूवमेंट लोगों ने खुद शुरू करा। यहां पे लोगों ने क्या करा? स्वदेशी एंटरप्राइज, अपने देश का काम, नेशनल एजुकेशन पढ़ना शुरू किया, भारतीय भाषा को प्रमोट किया और ब्रिटिश रूल को अपोज करना शुरू कर दिया। दिस वाज द स्वदेशी मूवमेंट। अब याद रखना लाल बाल गंगाधर तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत बढ़िया नारा दिया था कि आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे तो मैं लेकर रहूंगा। इसको सुन के ना भारत के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे कि भाई ये है सही लीडर। लेकिन भले ही इतने व्यूज अलग थे, फिर भी क्या हुआ? समझदारी देखिए आप भारत के लोगों की। 1915 में जाके जो टूटी थी हमारी कांग्रेस वापस जुड़ जाती, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमें भारत से इन अंग्रेजों को हटाना है तो पहले हमें आपस में लड़ाई झगड़ा छोड़ना पड़ेगा। इनफैक्ट आगे जाके 1960 में एक मुस्लिम लीग भी बनी थी। मतलब मुस्लिम लीग पहले बन गई थी। मुस्लिम लीग क्या थी? एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो भारत के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती थी। उन्होंने तक कांग्रेस का हाथ जोड़ लिया कि भैया हम सब मिलके पहले इन अंग्रेजों को यहां से बाहर भगाएंगे, फिर देखेंगे जो होना है होता रहेगा, आपस में हम देख लेंगे। इसके बाद क्या होता है भैया? मास नेशनलिज्म। और कैसे पूरे देश में नेशनलिज्म फैलेगा? बड़े सिंपल सी बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या करा अंग्रेजों ने? पूरे भारत के लोगों के टैक्सेस बढ़ा दिए, इनकम लोगों की कम हो गई और प्रॉफिट्स अंग्रेजों के बढ़ रहे हैं। शार्प राइज इन प्राइसेस, हर चीज का प्राइस बहुत महंगा हो गया, आसमान छू रहा है प्राइस। क्यों भैया? आपकी वॉर, ब्रिटेन की वॉर हो रही है, उसमें भारत का कोई रोल नहीं है, लेकिन भारत का हर व्यक्ति इस चीज का हर्जाना चुका रहा है, विच वॉज रॉन्ग। और तब होता है एक ऐसे इंसान का भारत में अराइवल जो भारत के इतिहास में फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला था। आप सब जानते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं। अब ये भारत आते हैं, उससे पहले साउथ अफ्रीका में बहुत शानदार बहुत बड़ा मूवमेंट लीड कर चुके थे। अब भारत आते ही महात्मा गांधी पहले पूरा भारत घूमते हैं और चंपारण खेड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़े बहुत अपने प्रोटेस्ट को जो है लीड करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं एक बड़ा प्रोटेस्ट। तो दोस्तों अंग्रेज क्या करते हैं? एक रोलेट एक्ट नाम का एक्ट ले आते हैं। रोलेट एक्ट कहता था कि अब हम किसी भी भारतीय को सिर्फ बेस्ड ऑन सस्पिशन कि हमें शक हो रहा है जेल में डाल सकते हैं। आपको कोई लीगल वर्क नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, बस मन करा जेल में डाल दो। इस बात पे क्या होता है? रोलेट सत्याग्रह शुरू होता है, जो कि गांधी जी लीड करते हैं, पहला बड़ा सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह सिंपल था कि रोलेट एक्ट को हटाओ, सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये सत्याग्रह आता है 1919 में, जिसका मेन रीजन आपको पता चल गया। ये पहला ऑल इंडिया स्ट्रगल था अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन हड़ताल होती है 1919 अप्रैल में। लेकिन 1919 अप्रैल में अंग्रेज कुछ ऐसा कर देते हैं जिसको आज तक हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट डेट कौन सी है कमेंट करके मुझे बताना। बैसाखी का दिन था दोस्तों, यहां लिखा हुआ है, पर कमेंट करो पहले। कर दिया? चल बेटा अब आ जा। बैसाखी का दिन था। जनरल डायर जलियांवाला बाग में कई लोगों को एक साथ गोलियों से भुनवा देते हैं, मतलब इंसानों को कीड़ों की तरह मारा जाता है। यह था हमारा कौन सा? जलियांवाला बाग मैसेकर। इसके बाद पूरा भारत एक आग में जल जाता है ना, पूरे भारत में एक आग हो जाती है कि अब बहुत हो गया, अब तो चाहे जो हो जाए इनको भारत से हम निकाल के रहेंगे। इधर देखिए खिलाफत एजिटेशन। अब गांधी जी को पता था कि अब गांधी जी को एक ऐसा मूवमेंट चाहिए जो पूरे भारत लेवल का हो। इसी समय पे एक साइड में क्या हो रहा था, ध्यान से देखो। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ओटोमन एम्पायर था, क्या था क्यों था वो भूल जाओ। ओटोमन एम्पायर में खलीफा रहते थे। खलीफा वाज लाइक द, मतलब आप समझ लो मुस्लिम्स के लीडर थे, रिलीजियस लीडर। वो हार जाते तो अंग्रेज, ब्रिटेन जीत जाते। ब्रिटेन कहती है कि अब हम इन खलीफा को हटा देंगे। इसके खिलाफ पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रहे थे। भारत में इसको लीड कर रहे थे मोहम्मद अली, शौकत अली। ये भी कह रहे थे नहीं नहीं भैया हमारे खलीफा है, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। तो ये गांधी जी के पास जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि गांधी जी आप प्लीज खिलाफत मूवमेंट में साथ दीजिए। गांधी जी सोचते हैं ये बेस्ट मूवमेंट है,
ये बढ़िया मौका है, इसी समय खिलाफ मतलब भारत के जो मुसलमान है वो भी साथ हो जाएंगे, हिंदू है वो भी साथ हो जाएंगे क्योंकि मैं खड़ा हूं, मुसलमान साथ हो जाएंगे क्योंकि ये मोहम्मद अली और शौकत अली खड़े मेन लीडर थे। तो भैया हम साथ मिलकर बहुत बड़ा ऑपरेशन ला सकते हैं। लेकर भी आए, सबसे बड़ा ऑपरेशन लेकर आए भारत का, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में शुरुआत होती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। आप समझ लो ये इतना शानदार मूवमेंट था कि 1-2 साल और चल जाता तो अंग्रेज जा चुके थे। लेकिन होता क्या है, इस मूवमेंट में हुआ क्या, हजारों बच्चों ने अपने स्कूल छोड़ दिए, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए, लोगों ने अपने टाइटल सरेंडर कर दिए। किसी ने कहा लॉयर, मैं घंटा का लॉयर, मैं लॉयर ही नहीं हूं, जाओ, अंग्रेजों का लॉयर बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं डॉक्टर, ना जी ना, मुझे भारतीय डॉक्टर बनना है। लेजिस्लेचर बॉयकॉट, अब कोई कोर्ट वोट यूज ही नहीं करता था, लोग इतने नाराज हो चुके थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके पेपर में आपके लास्ट अभी एनसीईआरटी के सवाल दिखाऊंगा, एक सवाल आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने क्या क्या फॉर्म लिए। तो ये सारे ध्यान से पढ़ लेना, मैं एक ही कभी पढ़ के नहीं बता रहा। खेड़ा गुजरात में क्या हुआ, सिंध में क्या हुआ, सेंट्रल तमिलनाडु में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, बंगाल, असम, गुंटूर, हर जगह मैंने लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया? अब ये पढ़ लेना क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि हर जगह कैसे कैसे रेजिस्टेंस हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। अब 1922 में होता क्या है, एक चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है। चौरी चौरा में होता क्या है, चौरी चौरा एक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वहां पे कुछ लोग एक ब्रिटिश पुलिस इंस्पेक्ट क्या बोलते हैं, एक पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, आग लगा देते हैं, उसमें कई 22-23 लोग अंग्रेज मर जाते हैं। इससे गांधी जी इतने हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि पूरे इंडिया लेवल का इवेंट कैंसिल कर देते हैं, बोलते ना आज से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद होता है। उसके बाद लोगों को समझ में आ जाता है कि भैया गांधी जी इज नॉट वेरी गुड, गांधी जी अपने मोरल्स के लिए अपने देश को भी नीचे रख देते हैं, उनके मोरल्स आर ऊपर देन उनका देश। समझ में आ गया? तो अब अलग अलग और भी कुछ पार्टीज बनती है, पार्टीज नहीं कह सकते, इन्हें ग्रुप्स कह सकते हैं। जैसे आरएसएस, राष्ट्रीय हिंदू संघ की शुरुआत होती है, और इधर कम्युनिस्ट पार्टी की भी शुरुआत हो जाती है। फाइनली इनकी, हमारे नेहरू जी की प्रेसिडेंसी जब कांग्रेस पे थी, ये प्रेसिडेंट थे उस समय कांग्रेस के, फाइनली 1929 में ये अंग्रेजों के सामने एक डिमांड रखते हैं और कहते हैं कि भैया अब बहुत हो गया, हमारी ये क्लियर, अभी तक क्या डिमांड थी, हमें हाई पोजीशन दो, ये दो, टैक्स कम करो, फलाना ना ना। अब बोलते हैं साफ साफ हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। ये सुन के अंग्रेज ऐसे कांप जाते, बैठे, अरे ये क्या हो गया, अच्छा खासा काम चल रहा था, ये क्या हो गया। यहां तक अंग्रेज बेचारे बैठे ही थे कि गांधी जी उधर अपना कुछ और तगड़ा मैटर लेके आते हैं। गांधी जी इधर शुरू करते दांडी मार्च, क्योंकि अंग्रेजों ने सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया। गांधी जी को कुछ बड़ा करना था तो उन्होंने सॉल्ट के टैक्स को तोड़ा, जिसके लिए उन्होंने दांडी मार्च करी। 1930 में साबरमती आश्रम से लेके इन्होंने पूरी दांडी तक मार्च करी। दांडी में मार्च करके इन्होंने ऐसे हाथ से नमक उठाया, और एक बहुत बड़ा सिंबल था कि एक आम आदमी कॉलोनियल लॉ को तोड़ सकता है अगर वो चाहे तो, ये सिंबल था, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में। अंग्रेज बोलते भैया बहुत हो गया, इनको हमें थोड़ा पावर देनी पड़ेगी, नहीं तो ये हमें लतिया के बाहर भेज देंगे। तो 1935 में आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये क्या कहता था, ये एक्ट कहता था कि अब भारत के लोग भारत के इलेक्शंस का पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब अब आप भारतीय लोग अपनी सरकार बना सकते हैं, बस इतना। अब हो तो गया, 1937 में इलेक्शन भी हो गई, इलेक्शन में कांग्रेस जीत भी गई, लेकिन अभी भी एक बात सबको क्लियर थी कि मेन पावर अभी भी किसके पास है, ब्रिटिशर्स के पास है। उसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों के लिए बहुत बुरा चीज हो जाती है कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती है 1939 में। अब पहली वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था सबने देख लिया था, अंग्रेज चाह रहे थे ऐसा ही कुछ हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कर दें, तो वो जाके, अब कांग्रेस पावर में है, पहले तो नहीं थी, अब कांग्रेस पावर में है तो उन्हें जाके कांग्रेस से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, प्लीज हमारा सपोर्ट कर दो हमारा वर्ल्ड वॉर में। अंग्रेज कहते, मतलब भारतीय कांग्रेस के लोग कहते हैं बिल्कुल कर देंगे जी, लेकिन आप हमको प्रॉमिस करिए कि आप हमारे इस वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद भारत को छोड़ के चले जाएंगे। इस पे अंग्रेज कहते हैं सोचेंगे। तो अंग्रेज कहते हैं अच्छा, भारतीय कहते हैं अच्छा सोचोगे तो बेटा हम बताते हैं हम क्या सोच सकते हैं, हम सोचते हैं द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब तुम निकलो, अभी निकलो। गांधी जी शुरू करते हैं 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें वो साफ कहते हैं करो या मरो। अब ये नारा दे देते हैं कि भैया अब हमें इन्हें भारत से भगाना पड़ेगा, नहीं तो हम मरने को तैयार हैं, वरना ये कभी जाएंगे नहीं भारत छोड़ के। तो इसके वजह से 1942 के बाद भारत के जितने बड़े बड़े लीडर थे सबको जेल हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या जनता रुकने वाली थी ना, जनता रुकने वाली नहीं थी। फाइनली लास्ट में हमारा देश आजाद कैसे होता है, ध्यान से देखो। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, सबसे पहले 1937 में कांग्रेस जो है रिजेक्ट कर देती है जॉइंट गवर्नमेंट। जॉइंट गवर्नमेंट यानी कि जहां पे सरकार जो है ब्रिटिशर्स की, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मिला के सरकार बनेगी, कहते हैं ना हमें चाहिए नहीं। इस बात से जो आपकी मुस्लिम लीग थी वो थोड़ी नाराज हो जाती है, और नाराज होकर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं भैया हमारी जो डिमांड है 1940 में, वो अपनी डिमांड दी थी उन्होंने, जो डिमांड कहती थी कि हमें सेपरेट पाकिस्तान की इलेक्टोरेट चाहिए। उन्होंने क्या बोला, हमें ऐसा स्टेट चाहिए जहां सिर्फ मुस्लिम लोग रहें, वहां के लीडर मुस्लिम हो, वहां जो इलेक्शन करे वो मुस्लिम हो, जो पार्टिसिपेट करे वो मुस्लिम हो। अब इस बात पे
जो कांग्रेस थी वो सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे लोग कांग्रेस के भी सपोर्टर थे। तो वो कहते थे ये क्या बात हुई भाई, मतलब आप केवल आप ही हैं भारतीय मुस्लिम के बारे में सोचने वाले, हम नहीं है। तो इस बात पे इनकी थोड़ी सी भिड़ंत हो जाती है। 1945 में कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन फेल हो जाता है। कैबिनेट मिशन मतलब बाहर से कुछ लोग आते हैं इंडिया में जो प्लान बनाते हैं कि भारत का जो आने वाला नक्शा होगा वो कैसा होगा, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, लेकिन ये कैबिनेट मिशन फेल हो जाता है। फेल हो जाने की वजह से क्या होता है, कांग्रेस जो है बेसिकली पूरी तरह स्प्लिट हो जाती है। यहां पे कांग्रेस, एक तरफ कांग्रेस हो जाती है और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग साफ कह देती है हमें एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान चाहिए, हमें एक अपना अलग देश चाहिए। कैबिनेट मिशन फेल हुआ। पूरे भारत में 16 अगस्त को राइट्स, दंगे फैल जाते हैं, जिस दंगे के बाद 1947 मार्च में पूरे ये दंगे भड़कने के बाद फाइनली 14 अगस्त को पाकिस्तान को अलग कर दिया जाता है। और 15 अगस्त 1947 पे क्या होता है, बिल्कुल सही, हमारा देश आजाद हो जाता है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। और यहां पर हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। अब फटाफट एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, टाइम हमारा हो गया है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। तो फटाफट बताता हूं कुछ लोग क्यों डिससैटिस्फाइड थे 1870s में, क्योंकि भैया दो एक्ट आ गए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट। याद रखना, हु डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके लिए बोलना चाहता था, भारत के लोगों के लिए ही वो तो बोलना चाहता था, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, फर्क नहीं पड़ता। What economic impact did फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडिया को बुरी तरीके से कर्जे में डाल दिया, लूट लिया, हर चीज खराब हो गई। What did the मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1949 आस्क फॉर, मुस्लिम लीग का रेजोल्यूशन 1940 का क्या बोलता था, हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए। Who were the moderate, moderate कौन थे तुम्हें पता है, नरम, इजी, प्रेयर पिटिशन करने वाले लोग, नाम लिस्ट थी पूरी, याद रखना। How was the politics of the radicals within the Congress different from that of the moderates? भैया रैडिकल और मॉडरेट में क्या अंतर था, रैडिकल आपको पता है तीन लोग थे, लाल बाल पाल, ये कहते थे हम लड़के भी जीत लेंगे, हम इन्हें हरा के भी जीत लेंगे। मॉडरेट्स क्या कहते थे, हम प्रेयर करके, पिटिशन करके जीत लेंगे। ये अलग अलग था। अलग अलग फॉर्म क्या थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसी का आंसर मैंने आपको बताया था, वो अलग अलग जगह पे कहां कहां क्या हुआ था, याद रखना, पूरा आंसर यहां पे लिख देना, ठीक है। व्हाई डिड गांधी जी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चूज करा, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो इंसान की बेसिक नेसेसिटी है। गांधी जी सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि अगर आम जनता चाहे तो एक बड़े से बड़े कॉलोनियल रूल को भी तोड़ सकती है, ठीक है, समझ में आया। और लास्ट में डिस्कस दोस डेवलपमेंट ऑफ द 1937-47 पीरियड जिसने क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को बनाया। इसके लिए आप ये वाली पूरी की पूरी स्लाइड जो है, ये वाली पूरी स्लाइड समझ सकते हैं, अभी मैंने समझाई है, यही आंसर होगा। इसी के साथ हमने ये पूरा शानदार जानदार चैप्टर समाप्त कर दिया है। अगर आपको मजा आया तो कमेंट में लिखते जाना जी मजा आया। अब आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।